नमस्कार मित्रों, मालवी मुजरे में आप सबका स्वागत है। आज हम दमदम एयरपोर्ट हिंदी हाई स्कूल क्लास 10 का लाइफ साइंस मॉडल एक्टिविटी टास्क अगस्त 2021 पार्ट 5 का प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा मॉडल एक्टिविटी टास्क दमदम एयरपोर्ट हिंदी हाई स्कूल HS क्लास 10 लाइफ साइंस अगस्त 2021। निर्देश सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, लैंगिक प्रजनन की इकाई है गैमीट, स्पोर्स, जाइगोट, कोशिका। गैमीट। दूसरा प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति किसका सिद्धांत है? लेमार्क, डार्विन, ओपारिन, हेल्डेन। लेमार्क। तीसरा प्रश्न, मनुष्य की वृद्धि एवं विकास के चरणों की संख्या कितनी है? 5, 3, 4, 6। 4 है। शिशु, किशोरावस्था, बचपन और वयस्क। तो हिस्सा लाइन से बोले तो पहले शिशु, फिर बचपन, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्क। चलिए अगला है, मुकुलन पाया जाता है टोड में, हाइड्रा में, अमीबा में, मनुष्य में। ये तो साफ साफ है हाइड्रा में। 5 नंबर, आधुनिक घोड़ों का प्राचीनतम पूर्वज है लियोहिप्पस, मेसोहिप्पस, योहिप्पस, मेरिचिपस। योहिप्पस। आते हैं खाली जगह, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। एक लिंग संबंधी वंशगत रोग है, तो आप इसमें हीमोफीलिया भी बोल सकते हैं और हीमोफीलिया, और एक है आपका थैलेसीमिया। दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया मैं बाद में लिखा हुआ आपको दिखा दूंगा। फल का निर्माण से होता है, फूल से होता है, फूल से होता है। हाँ, एक ही फूल में होने वाले परागण को क्या कहते हैं? एक ही फूल में हो रहा है परागण, तो स्वपरागण। स्वपरागण कहेंगे। तो हो गया उत्तर तीनों का। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ फूल, तो आप जानते ही हैं ऐसे लिख सकते हैं फूल। और यहाँ पर हम थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया लिख दे रहा हूँ। हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया फूल, स्व, उसके बाद लिखिएगा परागन, स्वपरागन। आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य में एक अवशेषी अंग का नाम लिखो। बहुत सारा अवशेषी अंग है, पर यहाँ पर है मनुष्य में एक अवशेषी अंग का नाम अपेंडिक्स, ठीक है। दूसरा है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिकता की इकाई क्या है? वो जीन है, ठीक है। अगला है, रक्त जमने वाले एक कारक का नाम लिखिए। ये कितना सारा लिखा गया, फाइब्रोजेन, एंजाइम, क्लोटिंग फैक्टर, फिर थर्मोप्लास्टिन। तो आप रक्त जमने वाले कारक का नाम थ्रोम्बोप्लास्टिन, चांद देख लीजिएगा, थम थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इसी को लिख दीजिएगा। अगला डी, मिलर के प्रयोग में व्यवहृत दो गैसों के नाम लिखो। मिलर के प्रयोग में व्यवहृत दो गैसों के नाम, हालांकि 3 गैस था, एक मीथेन, दूसरा अमोनिया और हाइड्रोजन। कोई दो आपको लिखना है तो हाइड्रोजन अमोनिया लिख दें, या फिर अमोनिया और मीथेन लिख दें, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो अमोनिया NH3 और मीथेन CH4, इन दोनों को लिख दीजिए।
मेरी माने तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न कथन सही है या गलत, उत्तर दो। आते हैं। क, प्राकृतिक चुनावाद सिद्धांत के प्रवक्ता चार्ल्स डार्विन थे। हाँ, नेचुरल सिलेक्शन सही है, सी। अब ख नंबर, थैलेसीमिया एक लिंग संबंधी रोग है, अभी अभी सही है। हमने ऊपर में कहा था हीमोफीलिया या थैलेसीमिया, तो आप थैलेसीमिया भी लिख सकते थे वहां पर। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्रश्न था यहाँ पर, ध्यान नहीं रहे भैया, यहाँ पर ये वाला, ये कहाँ हो गया। हाँ, ये एक लिंग संबंधित वंशगत रोग है, तो यहाँ पर थैलेसीमिया भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल 60 दिनों का होता है। दरअसल 60 गुना 2, 120 दिनों का होता है। वैसे तो 0 दिन से मतलब पहला दिन 1 2 3 4 कोई ठीक नहीं, पर अधिकतर 120 दिन का होता है। 120 दिन से कम ही होता है जीवन काल। 10 दिन का भी हो सकता है, 20 दिन का हो सकता है, पर अधिक से अधिक आयुष्य जीवन काल 120 दिन का होता है। यहाँ पर 60 दिन बोला गया है, तो गलत हुआ ये। ठीक है, अब आते हैं अगला। निम्न निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें। क, जेनेटिक काउंसलिंग किसे कहते हैं। ये किसे कहते हैं पूछा गया है, कोशिश किया गया है यहाँ पर। काउंसलिंग वह प्रक्रिया, जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों, परिवारों या दंपति, जोड़े भी लिख सकते हैं कि शादी हो जाने के बाद दंपति बोला जाता है, शादी से पहले करवाना अच्छा होता है, तो जोड़े लिख दें तो अच्छा रहेगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति, परिवार या जोड़े स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं, उस प्रक्रिया को जेनेटिक काउंसलिंग या आनुवांशिक परामर्श कहते हैं। शादी से पहले या जिनका शादी हो गया है परिवार के रूप में, या फिर कोई व्यक्ति है डॉक्टर से, इस तरह से हम जेनेटिक करा लेते हैं शादी से पहले, तो बहुत अच्छा रहता है, ताकि कोई अनुवांशिक रोग होने वाला हो तो पता चल जाता है और उसके लिए कुछ उपाय किया जाता है। यह अनुवांशिक विकार को जानने का एक तरीका है। ठीक है, जन्म कुंडली मिला या ना मिला ये कर लेना चाहिए। खैर, हीमोफीलिया के लक्षणों को लिखो। अब यहाँ पर मैंने पहले उदाहरण इसको भूमिका में लिखा था, पर इसका उत्तर में लिख लीजिए आप। हीमोफीलिया के निम्नलिखित लक्षण है, इसको सही जो काट दिया हूँ उसको रखिएगा। हीमोफीलिया के निम्नलिखित लक्षण ऐसे लिख दीजिए। दो बोला गया है, दो तो नहीं बोला गया, और वहां पर जो ऊपर में क्वेश्चन था ना, 1 मिनट, डायरेक्शन क्या था, सही, संक्षिप्त में उत्तर दो। चलिए ठीक है, दो लक्षण बताए गए हैं। पहला, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो आमतौर पर पुरुषों को होती है और औरतों द्वारा फैलती है। ठीक है, और दूसरा जो है, इस रोग में शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। तो मुख्य रूप से एक ही पूछा जाएगा, तो यही है आपका उत्तर। मैं पहले दो समझा था कि कम से कम दो लिखने से लेने, तो हम इसी को सिर्फ लिख देते हैं। प्रिया के लक्षणों को लिखिए, लक्षणों को पढ़ा गया तो एक तो नहीं था, एक से ज्यादा। चलिए इन दोनों को आप लिख दीजिएगा। याद रखिएगा ये असली लक्षण है। इस रोग में शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, बहता ही चला जाता है। ठीक है, जिससे लोग मर भी जाते हैं। ये है, और हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो आमतौर पर पुरुषों को होती है और औरतों द्वारा फैलती है। ये भी बहुत है महत्वपूर्ण है, ये दोनों कर लेंगे लक्षणों, हीमोफीलिया के लक्षण। आते हैं आगे। समवृद्धि अंग किसे कहते हैं। ग्राफ्टिंग करते हैं जब हम कलम लगाते हैं, एक पेड़ से दूसरा पेड़, एक अच्छा फल देने वाला पेड़ को जब हम कलम करके उसको छोटा छोटा
ये बनाते हैं ना। अच्छा, तो ये जो है आपका सियान, स्टॉक, ये है ग्राफ्टिंग का। हम तो समृद्धि में है। अब समृद्धि अंग क्या है? यहाँ पर देखिए, पढ़कर ही समझ में आ जाएगा आपको। वे अंग जिनकी उत्पत्ति और रचना मतलब बनावट भिन्न होती है किंतु कार्य समान होते हैं, उन्हें समृद्धि अंग कहते हैं। जैसे पंख को ले लीजिए, तो पक्षी के पंख हड्डियों से बनी होती है, जबकि तिलचट्टा के पंख सिराओं की बनी होती है। तो यहाँ देखें, उत्पत्ति रचना दोनों के पंखों में अलग अलग, पंख तो एक ही है, और पक्षी का पंख हड्डी से बना हुआ, तो उत्पत्ति रचना अलग। तिलचट्टा का सिराओं से बना हुआ है, लेकिन कार्य समान होते हैं। लेकिन दोनों के पंख उड़ने के काम आते हैं, काम तो एक ही समान है, बनावट अलग अलग है। इसे बोलेंगे हम समवृद्धि अंग। ठीक है। अगला है सियान और स्टॉक, जैसा कि हमने कहा था। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एक पेड़ दूसरा पेड़ का है, और ये दूसरा पेड़ जो धरती के साथ जुड़ा हुआ है, ये पेड़ का फल अच्छा है तो इसके साथ इसको जोड़ा जा रहा है। खैर, सियान क्या है? किसी निर्वाचित, जरूरत है कि अच्छाई बुरा को भी जोड़ सकते हैं अपना अपना मकसद से। ये जो इस प्रक्रिया को ही हम देखते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। और इसको जो है क्या बोलेंगे? किसी निर्वाचित पौधे के जिस अंश को जोड़ा जाता है उसे सियान कहते हैं। ये सियान है। विशौक, जिस जड़ सहित पौधे के अंश के ऊपर, जड़ सहित पौधा का ये अंग है, अंग के ऊपर जोड़ा जाता है, उसे स्टॉक कहा जाता है। सियान स्टॉक दोनों ग्राफ्टिंग के तहत आता है। ठीक है, कलम लगाना। आगे बढ़े आप। मटर के पौधे पौधे में एक संकर संग प्रजनन प्रयोग क्रॉस और चेकर बोर्ड की सहायता से दिखलाओ। इस प्रयोग से प्राप्त फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात लिखो। हो गया। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ये रहा, हमने कहा था कि उत्तर लिख दिया हूँ आपको, कहीं ना कहीं तो मिल गया अभी कि उत्तर लिखा हुआ है। गैमेट लेमार्क 4, शिशु बचपन किशोरावस्था वयस्कता हाइड्रा में यूहिपस हिमोफिलिया फूल स्वपरागन। देख लिए। चलिए बड़े प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, शुद्ध काला नर गिनी पिग और शुद्ध सफेद मादा गिनी पिग के बीच मेंडल का एक संकर संकरण। या लिख दीजिएगा ऐसे, शुद्ध काला बीबी बड़ा बी, शुद्ध सफेद छोटा बीबी। हो गया। ये आपका नर, ये मादा, दोनों का क्रॉस करा गया। इसका बी, इसका बी, तो जनक पीढ़ी, तो ये बी भिजवाया, बी के युग्मक मतलब गैमेट बोला जाता है, जिनका संकलन कराया गया। तो F1 संतान पीढ़ी अब बन गया। अब आते हैं आगे। तो बड़ा भी छोटा भी, ये संकरण संतान पीढ़ी, ये संकरण संतान पीढ़ी, तो ये नर मादा का प्रतीक जनक पीढ़ी है। अब ये बोर्ड की सहायता से दिखाना है। ये जो लोग देख रहे हैं इसके लिए बड़ा भी छोटा भी, ये हुआ आपका इसका बड़ा भी छोटा भी। पता क्या गुना करते हैं, बड़ा भी गुना करेंगे तो बड़ा भी 2 आएगा। इस बड़ा भी से छोटा भी गुना करेंगे तो बड़ा भी छोटा भी हो जाएगा। तो इसका पढ़ी, छोटा भी से बड़ा भी गुना करेंगे तो बड़ा भी छोटा भी हो जाएगा, छोटा छोटा भी से गुना करेंगे तो छोटा भी दोनों हो जाएगा। देख रहे हैं, F2 पीढ़ी संतान। हम यहाँ बड़ा भी को क्या माने थे? शुद्ध काला और इसको शुद्ध सफेद। यहाँ पर आप देखें तो सादा में जो है शुद्ध सादा, सादा बीबी मतलब। अब प्रश्न को आगे मैं आपको दिखा दूं, इसके बाद क्या बोला था। इसके बाद बोला गया था आपका, इस प्रयोग में प्राप्त फिनोटाइप जीनोटाइप का अनुपात।
फिनोटाइप, जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जो बाहर से दिखता है, और जीनोटाइप ना अंदर से। देखिए, फिनोटाइप में क्या है, बाहर से देखने पर देखिए, ये काला सफेद था ना, काला और सफेद, ठीक है। ये हो गया आपका काला, ये भी दिखेगा काला, और ये भी दिखेगा काला। दिख रहा है काला काला का ना, बड़ा वाला, ये काला दिखेगा। सुन, और बाहर से दिखेगा तीनों काला, पर ये सफेद दिखेगा। बाहर से देखेगा तो इनमें फिनोटाइप, तीन काला एक सादा, मतलब इसको 100% माने तो 75% काला और 25% सफेद बाहर से दिखेगा। और अंदर से जानेंगे जिनके हिसाब से, ये शुद्ध काला है, ये शुद्ध सफेद है। दे रहा, मैं गोल गोल कर रहा हूँ, ये अंदर से पूरा का पूरा पूर्ण काला, ये पूर्ण सादा, पर ये दोनों जो है ना, संकर काला है। ठीक है, मिलावटी है दोनों में। तो जीनोटाइप के हिसाब से एक तो हुआ शुद्ध काला, दो हो गया संकर काला, और एक हो गया शुद्ध सफेद। देख रहे हैं, जीनोटाइप है। बस पूरा हुआ। उम्मीद है मैं समझा सका आप सबको, उत्तर आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरह आपको भी अगर प्रश्न पत्र चाहिए, प्रश्न पत्र का उत्तर चाहिए, तो आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, इसे फ़ोन मत करिएगा, आप व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा। 7980445440 व्हाट्सएप करिएगा। मुझे बात करने में संकोच होता है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।